जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 4 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ क्या है? कविता, उपन्यास, कहानी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से जल्द ही इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है? ईरान, जापान, चीन या इंडोनेशिया? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जापान। अभी दोस्तों हाल ही में जापान देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से जल्द ही इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ठीक है गाइस, चलिए इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने पार्टी नेताओं से अपना नया नेता चुनने के लिए भी कह दिया है। शिंजो आबे के पद छोड़ने के बाद उन्हें पीएम पद की जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त उनके नाम पर 70% से अधिक लोगों की मोहर लगी थी, लेकिन स्थानीय चुनाव में हुई करारी हार के बाद उनको देश के 50% से भी कम लोगों ने पसंद किया था। इसके अलावा उनके ऊपर कोरोना महामारी की रोकथाम सही तरह से न कर पाने को लेकर भी उंगली उठी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों योशिहिदे सुगा से पहले यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शिंजो आबे थे। ठीक है गाइस, चलिए जापान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन और जापान के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम पर तो योशिहिदे सुगा ही हैं और जल्द ही ये अपना इस्तीफा देने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो 1-2 दिन में ही ये अपना इस्तीफा दे देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? स्टीफन लोफवेन, अलार करिस, एरियल हेनरी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अलार करिस। अभी दोस्तों हाल ही में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? अलार करिस। ठीक है गाइस, इसकी थोड़ी सी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, एस्टोनिया की संसद ने एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रमुख को देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। सांसदों द्वारा एक दिन पहले इस नियुक्ति को खारिज करने के बाद दूसरे दौर के मतदान में उनका निर्वाचन हुआ। एस्टोनिया के राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक अलार कारिस को 101 सदस्यों वाली रिडगी कोग यानी कि संसद में 72 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। 8 सांसदों ने मतदान पत्र में किसी को नहीं चुना, जबकि बाकी ने या तो मतदान में भाग नहीं लिया या वे मौजूद ही नहीं थे। तो हाल ही में दोस्तों एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? अलार करिस। दोस्तों एस्टोनिया की जरा लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, रसिया के बगल में हमें ये देश दिखता है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं एस्टोनिया के बारे में। तो इसकी राजधानी है तालिन। क्या है दोस्तों? तालिन इसकी राजधानी है और यूरो इसकी मुद्रा है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेबी महापात्रा, रजनीश कुमार, पंकज कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जेबी महापात्रा। अभी दोस्तों हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेबी महापात्रा को। ठीक है गाइस, इसके बारे में पहले डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आईआरएस अधिकारी जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह पहले ही सीबीडीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी महापात्रा को सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, क्योंकि इस साल मई में पीसी मोदी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इससे पहले महापात्रा ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है गाइस, तो अभी हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जेबी महापात्रा। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसकी स्थापना कब हुई थी?
1924 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में और जिसके अध्यक्ष JB महापात्रा। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में जारी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? ITM यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये दोस्तों कहां पर है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में है। तो हाल ही में जारी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहले दोस्तों इसकी डिटेल को जान लेते हैं, फिर जानेंगे अपन इसके बारे में स्पेशल फैक्ट। देखिए दोस्तों, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की लिस्ट जारी हो गई है। यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान और तीसरे नंबर पर USA की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 लिस्ट में 99 देशों की 1600 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की लिस्ट में 71 विश्वविद्यालय शामिल हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब 71 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जगह बनाई है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की लिस्ट में पिछले साल 63 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी शीर्ष 300 की सूची में जगह नहीं बनाई। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना। ठीक है गाइस, तो इस सारी डिटेल हमें इसमें याद रखनी है। अब दोस्तों इसके बारे में हमें अच्छे से याद क्या रखना है उसके बारे में अब अपन बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आई है। दूसरे नंबर पर कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान आया है जो कि USA में है, और तीसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आई है जो कि USA में है। ठीक है गाइस, अब भारत के बारे में बात करें तो दोस्तों भारत टॉप 400 में, मतलब टॉप 400 में भारत की 3 यूनिवर्सिटियां आई हैं। कितनी? भारत की टॉप 400 में 3 यूनिवर्सिटियां आई हैं। लेकिन यदि हम टॉप 300 में बात करें तो टॉप 300 में एक भी भारतीय संस्थान अपना स्थान नहीं बना पाया है। ठीक है दोस्तों, तो टॉप 300 में एक भी भारतीय संस्थान नहीं है, लेकिन टॉप 400 में भारतीय संस्थान कितने आ गए हैं? 3 आ गए हैं। टोटल मिलाकर 71 ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। और भारत के 3 टॉप 400 में कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का। कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का। ठीक है दोस्तों, बेंगलोर का, ये दोस्तों हमें याद रखना है। दूसरे नंबर पर आया है IIT रोपड़। कौन सा? IIT रोपड़। ठीक है दोस्तों, और तीसरा आया है मैसूर में स्थित निजी विश्वविद्यालय JSS। कौन सा दोस्तों? JSS। तो दोस्तों इन तीनों ने टॉप 400 में अपनी जगह बनाई है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इंडियन बैंक? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। अभी दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ने 25 लाख रुपए का जुर्माना किस बैंक पर लगाया है? एक्सिस बैंक पर। ठीक है गाइस, इसकी पहले डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अपने ग्राहक को जानो यानी कि KYC के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि बैंक RBI के KYC को लेकर जारी निर्देश 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा है। ठीक है गाइस, तो इसके लिए RBI ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ठीक है गाइस, अब यदि दोस्तों हम RBI के बारे में बात करें तो RBI की स्थापना 1934 एक्ट के तहत यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर
1 अप्रैल 1935 को की गई। कब? 1 अप्रैल 1935 को की गई। दोस्तों स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कहां पर था? तो कोलकाता में आरबीआई का मुख्यालय था। लेकिन दोस्तों बाद में 1937 में इसको हटाकर मुंबई में इसका मुख्यालय बना दिया गया। कहां पर? मुंबई में इसका मुख्यालय बना दिया गया। ठीक है गाइस, यदि हम आरबीआई के अध्यक्ष के बारे में बात करें या आरबीआई के गवर्नर के बारे में बात करें तो शक्तिकांत दास इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं। कौन? शक्तिकांत दास। दोस्तों आरबीआई में एक गवर्नर एवं 4 उप गवर्नर होते हैं। इनमें से 4 उप गवर्नर कौन हैं? अब अपन को ये याद रखना है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें से आरबीआई के उप गवर्नर के बारे में भी प्रश्न आया था। ठीक है दोस्तों, तो 4 उप गवर्नर हैं जिनको हमें याद रखना है। पहला है एम.के. जैन। कौन? महेश कुमार जैन। दूसरा एम.डी. पात्रा। कौन सा? एम.डी. पात्रा। तीसरा राजेश्वर राव। राजेश्वर राव। चौथा टी रविशंकर। कौन? टी रविशंकर। ठीक है गाइस, तो ये चारों नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। एम.के. जैन, एम.डी. पात्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ठीक है गाइस, तो आरबीआई के बारे में हमें इतनी सारी बातें याद होना जरूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, कहां की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब या असम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस स्कीम का शुभारंभ किया। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ाने के लिए गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये बातें समझने की थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर को दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन कौन सी है? तो श्रीनगर और जम्मू, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। कौन सी? श्रीनगर और जम्मू। वर्तमान में दोस्तों यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर दोस्तों औरंग है, ठीक है, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, अकबर राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अभी दोस्तों हाल ही में असम कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। दोस्तों औरंग राष्ट्रीय उद्यान के आगे से राजीव गांधी जो नाम है उसको हटा दिया है। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, असम की बीजेपी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान से हटा दिया है। अब राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का फैसला लिया गया है। हेमंत बिस्वा सरकार ने यह फैसला टी ट्राइब्स कम्युनिटी की तरफ से उठाई गई मांग के 48 घंटे के भीतर लिया है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान देश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसमें 79.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसे साल 1985 में एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 13 अप्रैल 1999 को इसको एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 13 अप्रैल 1999 में। ठीक है गाइस, तो अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? औरंग राष्ट्रीय
उद्यान। अब दोस्तों अपन असम के सारे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम असम के सारे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मानस। टोटल कितने हैं? टोटल है 7। तो पहला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। तीसरा हम औरंग नेशनल पार्क बोल दें, औरंग नेशनल पार्क। चौथा नमेरी नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क। पांचवा काजीरंगा नेशनल पार्क, आईएमपी है दोस्तों। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसके अलावा दोस्तों सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा 6 और 7 मतलब 2 राष्ट्रीय उद्यान जोड़े गए हैं। कौन कौन से? रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटगई नेशनल पार्क। कौन सा? देहिंग पटगई नेशनल पार्क। दोस्तों रायमोना को 6वें नेशनल पार्क की संज्ञा तथा देहिंग पटगई को 7वें नेशनल पार्क की संज्ञा दी गई है। तो अब टोटल असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम असम के बारे में बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। असम में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 126 विधानसभा सीटें, 14 यहां पर लोकसभा सीटें तथा 7 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो असम के बारे में इतने स्टैटिक जीके के फैक्ट याद रखना हमें जरूरी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। अभी दोस्तों हाल ही में चल रहे टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। दोस्तों पहले इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं, फिर बात करेंगे अपन टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों में भारत का अभी तक शानदार प्रदर्शन जारी रहा है। भारत के लिए हरविंदर सिंह ने आर्चरी में 13वां मेडल हासिल किया है। वह इन खेलों में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने शूट ऑफ में पहुंचे ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया के खिलाड़ी को 6-5 से मात दी। दोनों खिलाड़ी 5 सेट के खेल के बाद 5-5 से बराबरी पर थे। इसके बाद शूट ऑफ शुरू हुआ। किम ने 8 पर निशाना लगाया, वहीं हरविंदर सिंह ने 10 पर निशाना लगाया और मेडल अपने नाम कर लिया है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें थी आज के मैच की। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि हम टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी शुरुआत मैंने आपको कई बार बताया है, 24 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है और 5 सितंबर तक ये चलने वाले हैं। दोस्तों आज अपन सारे जितने भी नाम हैं 13 पदक हैं उनके नाम लिखने वाले हैं और दोस्तों आप लोगों को भी साथ में लिखना है और रिवीजन करना है जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है गाइस, तो देखिए दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक्स में आज की डेट में 13 पदक आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन गोल्ड मेडलिस्ट की तरफ से। पहले जीते थे दोस्तों सुमित अंतल ने गोल्ड मेडल, सुमित अंतिल पहले नंबर पर मान लिया। पहले दोस्तों अपन गोल्ड मेडल के बारे में बात करेंगे, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। सुमित अंतिल। दूसरा अवनी लेखरा। कौन? अवनी लेखरा। इन्होंने भी दोस्तों क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों कल इन्होंने अवनी लेखरा ने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया है। ध्यान रखना दोस्तों, अवनी लेखरा ने इस टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल और दूसरा कांस्य मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे पे यदि हम बात करें तो तीसरे पे आ गए देवेंद्र झांझड़िया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। चौथे नंबर पर आ गए
योगेश कठुनिया, योगेश कठुनिया, इन्होंने भी दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। 5वें पे आ गए भावना बहन पटेल, कौन? भावना पटेल, इन्होंने भी सिल्वर जीता है। 6वें पर आ गए निषाद कुमार, निषाद कुमार, इन्होंने भी सिल्वर जीता है। 7वें पे आ गए मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने भी दोस्तों सिल्वर जीता है। और 8वें पर आ गए प्रवीण कुमार, कौन? प्रवीण कुमार, तो इन्होंने भी कौन सा जीत लिया है? सिल्वर मेडल इन्होंने भी जीत लिया है। तो दोस्तों इस हिसाब से कितने अपने पास सिल्वर हो गए? 6 मेडल अपने पास हो गए सिल्वर। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल के बारे में। तो दोस्तों पहला लिख लेना सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। दूसरा सिंहराज अधाना, सिंहराज अधाना, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। अगला है शरद कुमार, कौन? शरद कुमार, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला लिख लेना हरविंदर सिंह, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अगला लिख लेना दोस्तों अवनी लेखरा, कौन? अवनी लेखरा, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम कर लिया है। ठीक है गाइस, तो 5 तो हो गए हमारे पास क्या? ब्रॉन्ज मेडल। 6 हो गए हमारे पास क्या? गोल्ड मेडल। और 2 हो गए हमारे पास गोल्ड मेडल। ठीक है दोस्तों, 2 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 5 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल, टोटल हो गए 13 मेडल। तो दोस्तों ये सारे मेडल आपको याद रखने हैं। अभी से याद कर लोगे तो बाद में आप भूलोगे नहीं और बाद में आपको अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? सबरना रॉय, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा साबरना रॉय। अभी दोस्तों हाल ही में टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को किसने जीता है? साबरना रॉय ने। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, साहित्यिक कथा लेखक सबरना रॉय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स जो सही मायने में गेम चेंजर रहे हों को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। सामाजिक मिशन के उद्यमी विराट कोहली को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है गाइस, तो टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सबरना रॉय को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, लद्दाख सरकार ने किसको राजकीय पशु और किसको राजकीय पक्षी घोषित किया है? हाथी, कबूतर, हिम तेंदुआ, काली गर्दन वाली क्रेन, शेर, तोता या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली क्रेन। अभी दोस्तों हाल ही में लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली क्रेन को क्रमशः राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया है। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है। इससे पहले तत्कालीन जम्मू कश्मीर में काली गर्दन वाली क्रेन राजकीय पक्षी और कश्मीरी हिरण हंगुल राजकीय पशु था। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो RK माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कल का, हाल ही में देश के पहले सूर्य मिशन का डाटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1। कौन सा? आदित्य L1,
ये हमें याद रखनी है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो 5 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाचिका रजनी कौल का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो ये समाचार वाचिका थी बीबीसी पर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो इंदौर पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो मीराबाई चानू को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित एएनएस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो 2 सितंबर को दोस्तों हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कन्वर्सेशन विथ वी दोषी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दयानिता सिंह ने। ठीक है दोस्तों, और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मूसी नदी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मूसी नदी। हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अपन को याद रखना है। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।